हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये टेबल करी थी, राइट। और इस टेबल में हमने ये देखा था और ये सीखा था हमने देखा और सीखा था कि चाहे हमारी एल्बो है, शोल्डर है, नी है, नेक है, फिंगर है, टोस है, रिस्ट है, ये कुछ चीज़ें मूव करती हैं पूरी, कुछ अधूरी, कुछ आधी, ठीक है जी। पर यहाँ पे सवाल ये बनता है कि हमारी बोन्स मूव करती है। जैसे मेरे इसमें हाथ मूव कर रहा है, ये देखिए हाथ मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मेरी फिंगर्स मूव कर रही है, मेरा शोल्डर मूव कर रहा है। अब बात ये करते हैं कि भाई ये जो हमारी बोन्स मूव करती हैं तो किस वजह से करती है। तो बोन के मूव करने का कारण जॉइंट्स होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी बोन्स हैं वो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और जहाँ से एक दूसरे से जुड़ती हैं उस हिस्से को जॉइंट कहते हैं। जैसे आप देखो ना, दरवाजे में भी कुछ हिस्से से जोड़ा होता है, आप कहते हैं जॉइंट टूट गया दरवाजे का, ठीक है बच्चे। तो कोई बोन दूसरी बोन से जब जुड़ती है, ए आई 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 यहाँ से जुड़ गई, तो जहाँ से जुड़ेगी उस हिस्से को क्या कहेंगे हम, जॉइंट कहेंगे। तो इस जॉइंट के दम पे ही हमारी बोन्स ऐसे ऐसे मूव कर रही होती, ठीक है। अब मेरी फिंगर ऐसे मूव कर रही हैं और मूव करने के बाद मेरी हड्डियाँ वापस अपनी जगह पे वापस जा रही हैं। तो किस वजह से जा रही हैं, क्योंकि इन फिंगर्स के अंदर भी क्या हैं, जॉइंट्स, यहाँ पे भी क्या हैं, जॉइंट्स। अब देखो मैं रिस्ट को मूव कर रहा हूँ, वापस मेरी रिस्ट वहीं पे आ गई, यानी कि यहाँ से और इसकी बीच में यहाँ पे क्या रहा होगा, एक जॉइंट रहा होगा। तो अब हमने पढ़ने हैं जॉइंट्स, मतलब जो बोन को बोन से जोड़ेंगे। और जॉइंट हमारी बोन्स की क्या कराती हैं, मूवमेंट कराती हैं। पर इसमें एक बात याद रखना, जॉइंट हमारी बोन को अपने आप मूव नहीं करने देंगे। दे कैन नॉट मूव देयर बोन बाय देयर ओन, मतलब दे हेल्प्स द बोन्स टू मूव, मतलब बोन्स की मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, पर वो खुद मूवमेंट नहीं करा सकते। पर बोन की मूवमेंट कैसे होती है हमने पहले भी डिस्कस किया, चलो दोबारा रिवाइज कराता हूँ। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये बोन है, ये जॉइंट हो गया, ठीक है। तो हमारी बोन तो खैर इतनी बॉडी नहीं होगी, ये देखिए ये बोन है। अब बोन, ये जॉइंट हो गया, राइट। अब बोन के ऊपर हमारी क्या होती है मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स है। अब ये मसल्स होती है, और मसल बोन से जिस टिश्यू से चिपकी होती हैं, कौन बताएगा ये टिश्यू कौन सा है, ये वाला टिश्यू। मसल बोन के साथ जिस टिश्यू से जुड़ती है वो क्या होता है, शाबाश, टेंडन, क्या कहते हैं उसको, ये टेंडन हो गया। अब होता क्या है, हमारी मसल जुड़ी होती है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, जो मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी। अब नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है, नर्वस सिस्टम से मैसेज कौन लेके आता है, कौन बताएगा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे सेल्स, नर्वस सिस्टम के सेल्स। अब ये न्यूट्रॉन लिख दिया मैंने, न्यूरॉन्स लिखना था। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या लेके आए, मैसेज। मैसेज किसको मिला, मसल्स को। अब ये मसल्स क्या, ये वाली मसल्स करती है एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्या करती है, एक्सपैंड एंड, और इनकी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से ये टेंडन एक्सर्ट करता है फोर्स। किस पे फोर्स लगाता है, ऑन, ये टेंडन किससे चिपका हुआ है, बोन से, ऑन बोन्स। और ये बोन्स क्या करती हैं, फिर मूवमेंट शो करती हैं। तो बोन की मूवमेंट का कारण जॉइंट नहीं होता, जॉइंट की वजह से बोन मूव कर पाती हैं। पर बोन के मूव करने का कारण क्या है, कि हमारे नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स मैसेज लेके आते हैं। मैसेज किसको देते हैं, मसल्स को। मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करने से, अब मसल के साथ टेंडन चिपका हुआ है, टेंडन आगे बोन से चिपका हुआ है। तो आप बताओ, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करेंगी तो टेंडन फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, बोन के ऊपर। जैसी बोन के ऊपर फोर्स लगेगी बोन मूव कर जाएगी, बिना फोर्स लगे तो कोई चीज़ मूव करती नहीं। हमने सेकंड फोर्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, जब तक किसी चीज़ में फोर्स ना लगे वो मूव ही नहीं कर सकती। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा हमने। तो बोन के मूव करने का कारण एक्चुअली ये होता है। पर
बोन बिना हिले डुले, बिना अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए कैसे मूव कर रही है? क्योंकि इनके बीच में क्या है? जॉइंट्स। तो हमने जॉइंट्स पढ़ने हैं। तो देखो जॉइंट्स के बारे में क्या करा है, द डिफरेंस इज ड्यू टू द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट। क्या डिफरेंस पूछ रहा है? इसमें कह रहा है कि आपने देखा होगा कुछ हड्डियां मूव करती हैं, कुछ पूरी करती हैं, कुछ अधूरी मूव करती हैं। इसका कारण क्या है? जॉइंट्स। तो जॉइंट की डेफिनेशन, अ जॉइंट इज अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स। जंक्शन मतलब जैसे देखो ये एक बोन आई, ये एक बोन, बीच में क्या है? ये जंक्शन है जो ज्वाइन करेगा बोन को, एक या दो से ज़्यादा बोन को। ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट। लो जी, ज्वाइंट का फंक्शन क्या हो गया? इट अलाउ मूवमेंट। किसकी मूवमेंट? बोन्स की। बट आगे देखिए, दे कैन नॉट मूव द बोन ऑन देयर ओन। क्या लिख रहा है? ज्वाइंट्स बोन को अपने आप मूव नहीं करने देते। पर आगे देखो क्या लिख रहा है, व्हाट डज एक्चुअली कॉज बोन्स टू मूव। बोन्स के मूव होने का कारण क्या होता है? ये रहा। अगर आपसे पूछा जाए गिव द रीजन हाउ द बोन मूव, तो क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम सेंड्स मैसेज टू द मसल्स, मसल्स undergo expansion and contraction. This expansion and contraction exert force on bones. This force cause bones to move. यहाँ से लिख लोगे अपने आप घर जाके, बोलो वीडियो से आपने नोट कर लें, वीडियो में डिक्टेट कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जॉइंट होता है मेरे बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ध्यान से समझना जी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे हमारा देखो ये हाथ है, हाथ से बोन आ रही है, ये बोन हमारे इस शोल्डर में जा रही है। इस शोल्डर के अंदर ना ऐसी सॉकेट होती है, ऐसी बॉल टाइप। ये ऐसे बोन, ये बोन आती है, ये हमारी किसकी बोन है? ये हाथ की बोन आती है, इस सॉकेट के अंदर बंद हो जाती है ऐसे। ये सॉकेट है, ये बॉल एंड सॉकेट। तो यहाँ से बॉल टाइप होती है बोन, जब हमारी आर्म की जो बोन जाती है ना पीछे, ऐसे पीछे से गोल हो जाती है, बॉल बन जाती है, वो ऐसे बॉल बन जाती है। अब बॉल, ये बॉल बन गई किसकी? बोन, हमारे आर्म की बोन। पीछे क्या बन गई? बॉल। और हमारे शोल्डर में ऐसी क्या होती है? एक सॉकेट। ये सॉकेट के अंदर ये फिक्स हो गया। अब बताओ हमारी बोन ऐसे ऐसे मूव कर जाएगी नहीं कर जाएगी? ये देखो हमारे हाथ मूव कर रहा है क्योंकि शोल्डर में सॉकेट है और ये एक बोन है, बॉल है। बॉल इस सॉकेट में क्या हो गई है? फिक्स। और इस वजह से हमारा आर्म क्या करने लग गई है? मूवमेंट। देखो फ्री मूवमेंट कर रही है। अब क्या वजह है? मेरी ये जो बोन जा रही होगी, इसके एंड में एक बॉल होगी, वो बॉल इसके अंदर एक सॉकेट है, सॉकेट के अंदर फिक्स होगी। समझ में आ गया? आप फील कर सकते हैं, इसको हाथ लगाएंगे ना आपको फील होगा, ये सॉकेट है, इसके अंदर एक बॉल फिक्स है। तो इस जॉइंट को क्या कहते हैं बच्चे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये रहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो यहाँ पे बोन जा रही है, बोन देखो, बोन यहाँ से जाके थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, बोन ए ऐसे बॉल टाइप हो गई है और यहाँ पे एक क्या बन जाती है? एक सॉकेट। ये लो, ये सॉकेट किसके अंदर होगी? ये सॉकेट किसके अंदर होगी? शोल्डर के अंदर। और ये बोन है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। समझ आ गया जी? और इसके अलावा कॉलर बोन टुगेदर विद द कॉलर बोन, शोल्डर फॉर्म्स शोल्डर गिल्डल विच कनेक्ट आर्म टू द स्केलेटन। तो अगर आपसे पूछा जाए हमारी बाजू हमारे स्केलेटल से, हमारी बाजू किससे जुड़ी हुई है? हमारे स्केलेटल से जुड़ी हुई है। कौन सी बोन से? तो क्या कहते हैं? शोल्डर गिडल। शोल्डर गिडल। तो दो चीजें याद करनी है इसमें, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज द राउंडेड टॉप ऑफ द अपर आर्म बोन। देखो क्या कह रहा है? राउंडेड टॉप ऑफ द अपर आर्म। ये देखो, ये आर्म गई, ये राउंडेड हो गई, ये राउंडेड टॉप हो गया। ये क्या हो गया? राउंडेड टॉप। देखो क्या कह रहा है? राउंडेड टॉप ऑफ द अपर आर्म फिट्स इनटू शैलो होलो ऑफ द शोल्डर बोन। किस में फिट हो रही है जल्दी बताओ? ये शैलो होलो ऑफ शोल्डर बोन। समझ में आ गया? अब ये बोन किसकी थी? शोल्डर की। ये किसकी थी? आर्म की। ये क्या थी? बॉल। ये क्या था? सॉकेट। तो जॉइंट क्या हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। समझ में आ गया? फिर आपको एक चीज़ और याद करनी है, शोल्डर गिडल। शोल्डर गिडल हमारी इस बाजू को किससे कनेक्ट करता है? हमारे स्केलेटल से। तभी तो हमारी आर्म अलग हो रही है क्या स्केलेटल से? मैं गिर जाऊंगा तो मेरी बाजू स्केलेटल से अलग हो जाएगी? नहीं ना। तो हमारी बाजू को स्केलेटल से किससे जोड़ा हुआ है? शोल्डर गिडल। तो दो चीज़ याद करनी है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड शोल्डर
गिडल। क्लियर है जी। इनके फंक्शन, दिस अलाउ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवे एंड सर्कुलर मूवमेंट। तो आपको दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है, कैसे होता है, तो ये रहा इसकी डेफिनेशन। फिर इसके अलावा हमारी आर्म को स्केलेटल से कौन जोड़ता है, जवाब शोल्डर, गिडल। नेक्स्ट, इसके फंक्शन क्या हैं, इट अलाउ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवे एंड सर्कुलर मूवमेंट। क्लियर है बच्चे, कर लोगे याद। आगे चलें। मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में जब टेबल भरा था, शोल्डर सारी मूवमेंट कर लेता है, सारी मूवमेंट कर लेता है, आगे की, पीछे की, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टॉप डाउन, सारी मूवमेंट कर लेता है। किसके दम पे कर रहा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो देखो क्या क्या लिखा है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवे, सर्कुलर। याद है लास्ट क्लास में सब में टिक लगा दिया था शोल्डर के अंदर हमने जब टेबल भर रहा था। नेक्स्ट, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट मेरे बच्चे, हिंज ज्वाइंट समझिए। देखिए अब मेरी ये एक बोन ये आ रही है, एक ये बोन पीछे से आ रही है, दिखाता हूँ। ये देखो, एक ये बोन आ रही है और एक बोन नीचे से आ रही है, दो बोन है। अब ये बोन और ये बोन के बीच में यहाँ पे क्या है, एक, इसमें देखो, इस डायग्राम में देखो, अगर इस पे थोड़ा जूम करके देख सकते हो तो इसमें देखो, ये एक बोन आ रही है, ये एक बोन आ रही है, ये नीचे से बोन आ रही है, बीच में क्या है, ये ज्वाइंट हो गया। अरे बात बताओ, ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट से मैं इस बाजू की ये मूवमेंट कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, मूवमेंट हो रही है। पर मैं जैसे ऊपर जा रहा हूँ, क्या ऐसे 90 डिग्री नीचे जा सकता हूँ, नहीं जा पा रहा। यानी कि ये ज्वाइंट क्या कंप्लीट मूवमेंट करा रहा है मेरी इस बोन की, नहीं, लिमिटेड मूवमेंट करा रहा है, कंप्लीट मूवमेंट करा रहा है। शोल्डर की तो क्या उनसे मूवमेंट हो रही थी, कंप्लीट। इस ज्वाइंट को कौन सा ज्वाइंट कहते हैं, हिंज ज्वाइंट। कौन सा, हिंज ज्वाइंट। जैसे आपका दरवाज़ा होता है, आप देखो, मान लो ये दरवाजे की चौखट है, ये दरवाज़ा है, आप दरवाजे को खोलते हो ऐसे 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 ऐसे, पर एक लिमिट तक खोलते हो ना, क्या उसके पीछे जा पाता दरवाज़ा, तो वहाँ पे भी कौन सा ज्वाइंट लगा होता है, हिंज ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, तो कई बार कहते नहीं, दरवाजे के अंदर जो ज्वाइंट्स लगे होते हैं, जिससे आपके दरवाजे की हिस्सा आपकी चौखट से जुड़ा होता है, उसके अंदर जो पॉइंट्स लगे होते हैं वो क्या है, हिंज है। तो आप बताओ, वो हिंज जब आप दरवाज़ा खोलते हो, क्या दरवाजे को 180 डिग्री तक खोल देते हो, नहीं ना, दरवाज़ा एक लिमिट तक खुलता है, उसके बाद आप दरवाजे को जान लगाओ, टूट जाएगा, खुलेगा नहीं। तो इसको भी क्या कहते हैं, हिंज। तो कई बार क्या कहते हो, आपके दरवाजे के क्या खराब हो गए, हिंज खराब हो गए। तो हमारा ये ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट है बताओ, हिंज ज्वाइंट। क्या कंप्लीट मूवमेंट करा रहा है, पार्शियल मूवमेंट करा रहा है, ये पार्शियल, कंप्लीट करा ही नहीं सकता, ये नीचे तक जाएगा नहीं। अब ये, अब गैस करो, ऐसी एक और मूवमेंट हमारी बॉडी के एक और हिस्से में होती है, गैस करो कौन सा हिस्सा है, लास्ट क्लास, नी, हमारा घुटना, ये आपका नी, ये वाला नी, ये देखो ये नी, ये देखो, ये एक बोन आ रही है, ये दूसरी बोन आ रही है, बीच में ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट। अब बताओ, आप इस टांग को एक लिमिट तक ला सकते हो, ऐसे एक लिमिट तक ला सकते हो, ऐसे पूरा 90 डिग्री ऊपर ला के दिखा दो, नहीं आएगा। थाई बोन को पकड़ के नीचे के टांग को ऊपर ऐसे 90 डिग्री ला के दिखा दो, नहीं जा रहा ना, पर पीछे जा रहा है, ये देखो पीछे जा रहा है, पर आगे ऐसे 90 डिग्री पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कौन सा ज्वाइंट है, ये हिंज ज्वाइंट, जो एक प्लेन में मूवमेंट कराए, दूसरे प्लेन में मूवमेंट ना कराए। ये देखो, एक प्लेन में मूवमेंट हो रही है और नीचे वाले प्लेन में मूवमेंट, तो कौन सा ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। आ जाओ, हिंज ज्वाइंट देखिए जी, देखिए जी, अनलाइक शोल्डर द एल्बो बेंड्स एंड स्ट्रेटन इन वन डायरेक्शन। कह रहा है एल्बो बेंड होती है और एक डायरेक्शन में सीधी होती है, लाइक अ डोर हिंज, जैसे हमारा दरवाज़ा होता है, जैसे हमारे दरवाजे के हिंज होते हैं। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट। अ सिमिलर हिंज ज्वाइंट, अब बताओ सिमिलर हिंज ज्वाइंट कहाँ होगा, हमारे नी में, इज प्रेजेंट इन द नी वेयर स्मॉल बोन कॉल्ड नी कैप प्रोटेक्ट द ज्वाइंट। समझ में आ गया, वहाँ पर एक कैप होती है, नी कैप, जो किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे इस ज्वाइंट को। देखो नी कैप कितनी इंपॉर्टेंट होती है, नी कैप इस ज्वाइंट को क्या करती है, बचाती है। तो कई बार सीरियस इंजरी होती है, कोई बाइक से गिर जाता है तो नी कैप टूट जाती है, तो नी कैप टूट गई, यानी कि अंदर जो ज्वाइंट है जो इसको जोड़ के बैठा है वो खराब हो सकता है। और आप देखेंगे बुजुर्गों का कई बार क्या कहते हैं, मेरा नी कैप का ऑपरेशन हुआ है, कहते नहीं कहते हैं, मैंने नी कैप की सर्जरी कराई है, मेरे घुटने खराब, यही चीज़ होती है। समझ में आ गया बच्चे, हिंज ज्वाइंट कहाँ कहाँ है, हमारी आर्म्स में और हमारे नीज में, और नीज में ऐसी एक कैप होती है जो प्रोटेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं, नी कैप। ठीक है बच्चे, आ जाइए। नेक्स्ट इज
पाइवोट ज्वाइंट। देखो पाइवोट ज्वाइंट जो है ना, अब आप एक बात सोचो, आप इस ज्वाइंट को ना फील कर सकते हो। आपको फील करवाता हूं। जैसे आप अपने हाथ को यहां रखो, अपने यहां रखो, जो वीडियो भी देख रहा है यहां रख सकता है, यहां रखे, यहां रख लिया। अब अपने गर्दन को ऐसे घुमाना, ऐसे ना, जैसे ना करते हो, नहीं पढ़ के आए हो, नहीं टेस्ट ले लूँ, नहीं, ऐसे करते हो ना। ये आप देखो एक चीज़ है, यहाँ पे हिल रही है आपकी, ये मूवमेंट फील हो रही है यहाँ पे ऐसे करने से मूवमेंट फील हो रही है आपको, ये कुछ चीज़ मूव कर रही है। अच्छा, जैसे हाँ करते हो ऐसे करना, ये हाँ करना, हाँ छुट्टी कर दूँ, हाँ सर, छुट्टी कर दूँ, हाँ सर, ये देखो मूव कर। तो जब ये मूवमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मूवमेंट फील हो रही है। जानते हो कौन सा ज्वाइंट है यहाँ पर? ये दिस ज्वाइंट इज नोन एज पाइवट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? ये आपके नेक को लोअर बॉडी से जोड़ता है, आपकी गर्दन को लोअर बॉडी से जोड़ता है। तभी तो देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये देखो कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये देखो क्लियर है। पर ये भी 100% मूवमेंट तो नहीं करा रहा ना, एक लिमिट तक कराता है, एक लिमिट तक मूव करते हो। शोल्डर को आप 100% ऐसे कहीं से, शोल्डर जैसे तो मूव नहीं कर सकते ना इस गर्दन को, ठीक है बच्चे। अजी देखिए कौन सा ज्वाइंट है? पाइवट ज्वाइंट। नाउ ट्राई शेक योर हेड, से नो, कह रहा है नो, कह के दिखाओ। प्लेस योर हैंड एट द बैक ऑफ योर नेक, कह रहा है नेक पे पीछे रख लो। फील द जेंटल मूवमेंट, और क्या फील करो? जेंटल। आपको मूवमेंट फील हो रही थी ना अभी? कह रहे कैसे हो रही थी? क्योंकि हमारा स्कल, हमारी खोपड़ी, हमारी बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी से किससे जुड़ा है? पाइवट ज्वाइंट। तो अगर आपको कहे आपकी जो स्पाइन है, ये स्पाइन और आपका स्कल, खोपड़ी किस ज्वाइंट से जुड़ी है? ये वाला ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है ये? पाइवट ज्वाइंट। समझ में आ गया? कितना आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। विच अलाउ, क्या अलाउ करता है? हेड टू मूव साइड टू साइड लाइक डोर नोब टर्निंग इनटू इट्स सॉकेट। क्लियर है बच्चे? कौन से ज्वाइंट करा दिया? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये रहा, हमारी हड्डी का टॉप बॉल की तरह होता है और ये शोल्डर में एक सॉकेट होती है, होलो सॉकेट, उसमें फिट हो जाती है। दूसरा कौन सा कराया? हिंज ज्वाइंट। हमारी कहाँ है? आर्म्स में और हमारे नी में। नी में एक नी कैप होती है जो उस ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करती है। तीसरा ज्वाइंट कौन सा बताया बच्चों मैंने आपको? पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट कहाँ होता है? हमारे स्कल को जोड़ता है, किससे? हमारी बैकबोन से, स्पाइनल कॉर्ड से, और ये हमारी हेड की पूरी मूवमेंट को कराता है। नेक्स्ट इज फिक्स ज्वाइंट। अब एक बात बताओ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा, मैं भागूंगा, मेरे सर में, स्कल में कितनी बोन्स हैं? क्या बोन डिस्प्लेस हो रही है? ऐसा तो नहीं है बोन इधर से इधर आ गई, बोन इधर से इधर आ गई, ये बोन थोड़ी सी नीचे आ गई, ये बोन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ऐसा तो नहीं हो रहा। कोई कितनी तेज मर्जी भाग ले, कोई फास्टेस्ट रनर क्यों ना हो इस धरती का, उसेन बोल्ट सबसे तेज भागता है, क्या वो भागता है तो उसकी बोन की, फेस की स्कल डिस्प्लेस हो जाती है? तो आप बताओ हमारे स्कल में जो बोन्स हैं, ऑब्वियस है हमारे स्कल में भी तो एक बोन थोड़ा ना होगी, कई सारी बोन्स होंगी, वो भी किसी ना किसी ज्वाइंट से जुड़ी होंगी। पर आप बताओ वो ज्वाइंट हमारी उन बोन्स को फ्रीली मूव करने दे रहे हैं? नहीं। उन ज्वाइंट्स को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड ज्वाइंट। भैया अब आप हिल नहीं सकते। तो हमारे स्कल में जितनी बोन्स हैं, जिस ज्वाइंट से जुड़ी हैं, वो ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट है? फिक्स ज्वाइंट। बस ये वाला ये मूव कर सकते हो, ये मूव हो रही है, बस यहाँ एक ज्वाइंट है यहाँ पे, अदरवाइज ये मूवेबल है। अदरवाइज सारे ज्वाइंट कौन से हैं आपके फेस में? फिक्स। और इससे फिक्स होने से फायदा क्या होता है? हमारा ब्रेन अपनी जगह पे रहता है। ये तो हमारा ब्रेन हिल सकता है, तो मैं भागूंगा, तेज भागूंगा, तेज हाँ करूंगा, जब मुझको किसी ने हिट कर दिया, मैं किसी पे टकरा गया, तो मेरा ब्रेन क्या हो सकता है? डिस्प्लेस ना हो। तो नेचर ने हमारी फेस की, स्कल की बोन्स को क्या कर दिया है? फिक्स। ऐसे नट कस दिए हैं कि भैया तुम हिल नहीं सकते। तो बताओ ये ज्वाइंट कौन से ज्वाइंट हो गए? फिक्स ज्वाइंट हो। आप देखो अपनी कार में घुसते हो तो आप कार का दरवाज़ा खोलते हो, कार का दरवाज़ा एक ही डायरेक्शन में खुलता है, सारी डायरेक्शन में खुलता है, एक ही डायरेक्शन में। कौन सा ज्वाइंट हो गया? वो हिंज हो गया, नहीं हो गया? पर आपके कार के अंदर जो इंजन है, जिस आगे वाले बोनेट में जो इंजन फंसा होता है, और सारे ज्वाइंट कौन से कर सके होते हैं मैकेनिक ने उसको? फिक्स या मूवेबल? फिक्स। तो आपकी कार जब चलती है तो अंदर के ज्वाइंट हिलते हैं क्या? बस जैसे वो कार का दिमाग है, हमारा ये दिमाग है, एक ही बराबर है, फिक्स ज्वाइंट्स। आ जाओ। द स्कल इज हार्ड केस ऑफ फ्लैट बोन्स। कैसे ज्वाइन होती हैं एक दूसरे से? ब्रेन से, आई से, ईयर से। द बोन ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड बाय
फिक्स ज्वाइंट। भैया तुम हिल नहीं सकते, जिसका मतलब बोन्स ऑफ द स्कल कैन नॉट, तो पूछेगा बोन ऑफ द स्कल कैन नॉट मूव बाय बिकॉज दे आर ज्वाइंट बाय फिक्स ज्वाइंट। फंक्शन दिस कीप द ब्रेन सेफ इवन व्हेन द बॉडी मूव्स। हाँ, सीरियस इंजरी हो जाए, आप जानते हैं बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाए तो स्कल बोन भी टूट जाती है बच्चों, फिर बोन से ब्रेन के अंदर भी असर आता है, अदरवाइज हमारा ब्रेन सेफ है। ठीक है मेरे बच्चे, 4 ज्वाइंट समझ में आ गए, फिक्स ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट एंड हिंज ज्वाइंट। कर लोगे बच्चों? तो आप सोचो, देखो इसने कितने अच्छे से एनसीईआरटी वाले ने एलोबरेट किया। देखिए ये जो जितने भी डांस मूवमेंट हो रही हैं, आप बताइए जितनी भी डांस मूवमेंट हो रही है किसके दम पे हो रही होंगी? हमारी बॉडी के अंदर क्या है? फिर ज्वाइंट्स होंगे तभी तो हमारी बॉडी ऐसे मूव कर पा रही है, इतने अच्छे से डांस कर पा रही है। ये तो आपकी बॉडी ऐसे कैसे डांस कर लेगी? अच्छा बताना जरा, ये अपने हाथों को, ये कभी हाथ ऐसे हो गए, 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 कभी हाथ कौन से मूवमेंट से करा रही है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। अब देखो हाथ इस डायरेक्शन में ऐसे है, अब इसका हाथ देखो 90 डिग्री पे हो गया, अब इसका हाथ ऐसे हो गया, अब इसका हाथ देखो ऐसे हो गया। ये हाथ की कौन से जॉइंट से करा रही है मूवमेंट? ये वाली बोलो, हिंज जॉइंट। देखो इसके पैर पहले ऐसे हो गए, ये वाला पैर ऐसे हो गया, ये वाला पैर अब ऐसे कर लिया ऐसे, पर ये पैर ऐसे तो हो गए, पर ये पैर क्या ऐसे हो सकते थे इसके? नहीं। कौन सा जॉइंट है यहाँ पर? हिंज जॉइंट। कौन सा? पर फेस के कोई भी बोन डिस्प्लेस नहीं हो रही, क्यों? फिक्स है। और आप देखो गर्दन की मूवमेंट, कभी गर्दन सामने, कभी गर्दन राइट में होगी, कभी गर्दन ऊपर होगी, कभी गर्दन किधर होगी, कभी गर्दन किधर होगी। किस कदम पे करा रही है मूवमेंट? पाइवट जॉइंट। क्लियर है बच्चे? तो सोचो हमारी बॉडी के कितने जॉइंट्स मिलकर काम करते हैं, तब हमारी बॉडी परफेक्शनली काम करती है। बहुत क्लियर हो गए बच्चे? आइए फिर आता है स्केलेटल सिस्टम। देखिए बच्चे, स्केलेटल सिस्टम मतलब आपकी बॉडी का जो स्केलेटल है, जैसे आपने बायो लैब में एक देखा होगा, स्केलेटल पड़ा होता होगा, ह्यूमन बॉडी का कंकाल पड़ा होता होगा, जिसमें खोपड़ी होती होगी, फिर उसमें आपको पीछे से स्पाइन दिखती होगी, फिर आपको रिब केज दिखता होगा, फिर आपको थाई बोन्स दिखती होंगी, फीमर दिखता होगा, फिर आपको लेग्स दिखती होंगी, फिट दिखता होगा। उसकी बोन्स, सारी बोन्स किससे जुड़ी हुई हैं? कितनी बोन्स होती है हमारी बॉडी? मैंने बताया था 206, 206 हड्डियाँ होती हैं। और मैंने बताया था सबसे ज़्यादा हड्डियाँ किस में होती हैं? हमारी हाथ में और हमारी टांग में। 50% हड्डियाँ हमारे हाथ और टांग में होती है, मैंने बताया था। आ जाओ, अब बात आती है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखिए बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले आपने करना है हमारी बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, सबसे पहले ये करना है। देखो बच्चे, आप जानते हैं आपका ये स्कल हो गया, स्कल। अब ये ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट होगा जल्दी बताओ? पाइवट ज्वाइंट हो गया। फिर यहाँ से एक आपकी क्या निकलती है? ये आपकी स्पाइनल कोड निकलती है। क्या निकलती है? स्पाइनल कोड। समझ में आ गया जी? यहाँ लिखा होगा फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। देखो बेस ऑफ द स्कल, स्कल मतलब ये रहा आपके स्कल का बेस। इट एक्सटेंड फ्लेक्सिबल कॉलम। फ्लेक्सिबल क्यों? आप बताओ, ये वाली बोन आपकी क्या होती है? फ्लेक्सिबल है या नहीं है? कैसे है? देखो मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हो गया, मैं ऐसे हो गया। आप बताओ, मेरी ये जो बैकबोन होगी ये फ्लेक्सिबल होगी तभी तो कर रहा हूँ। मैं झुक गया, आप बताओ मैं झुक कैसे रहा हूँ? ये फ्लेक्सिबल होगी तभी तो कर रहा हूँ। तो हमारी ये वाली बोन क्या होती है? रिजिड या फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल होती है। आगे देखिए, और इसको क्या कह रहा है? बैकबोन। और बैकबोन से बढ़िया शब्द याद करना है आपने, कौन सा? वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारा ये क्या है जो फ्लेक्सिबल है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम समझ में आ गया आपको? जिसको आप आम भाषा में क्या कहते हो? हमारी बैकबोन। कहाँ से शुरू होती है? हमारे यहाँ से, यहाँ से। जैसी हमारी खोपड़ी खत्म हुई ना, स्कल, स्कल से शुरू हो जाती है हमारी कौन? ज्वाइंट आता है। कौन सा ज्वाइंट आता है? पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट से क्या शुरू होगी हमारी? बैकबोन। बैकबोन को क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। और ये क्या होती है? रिजिड या फ्लेक्सिबल? पर एक बात बताओ, अगर ये फ्लेक्सिबल है तो क्या ये एक हड्डी का पीस हो सकता था? एक हड्डी का पीस होता, कभी फ्लेक्सिबल ना होती, क्योंकि हमारी बोन हार्ड रिजिड होती। तो अगर एक हड्डी होती, सोचो एक ही हड्डी, एक सिंगल पीस होता, आप इसको तोड़ फ्लेक्स कर सकते हो, बेंड कर सकते हो? नहीं कर पा रहे ना। तो यानी कि एक सिंगल पीस नहीं है भाई, ये एक सिंगल पीस नहीं है। इसका मतलब समझ में आया? यहाँ पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा
दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे 26 टुकड़े होते हैं। कितने टुकड़े? 26 टुकड़े होते हैं हमारे। कहाँ से? यहाँ से लेके टेल बोन तक। ये आपकी टेल बोन होती है लास्ट। टेल बोन कहाँ होती है हमारी? लास्ट। सबसे आप पीछे टच करेंगे ना अपनी बोन को, स्पाइन को, लगेगा ये खत्म हो गई, एंड फील होगा आपको। उसको क्या कहते हैं? टेल बोन। तो टेल बोन तक कितने टुकड़े हैं बच्चे बताओ? एक सिंगल पीस है, 26 टुकड़े हैं। बोलो, 26 टुकड़े हैं। ऐसे आप फील करके देखो, यहाँ हाथ लगाओ, आप हाथ लगाओ, आपको एक टुकड़ा नहीं फील होगा, आपको लगेगा छोटे छोटे टुकड़े हैं, फील होगा। एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, नीचे टुकड़ा। तो आप बताओ, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा, कितने टुकड़े हैं भाई? ऐसे 26 टुकड़े हैं। और एक टुकड़े को क्या कहते हैं? वर्टिब्रे। क्या कहते हैं? वर्टिब्रे। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रे, सिंगुलर प्लूरल। समझ में आ गया जी? तो ये वर्टिब्रल जो होते हैं, एक बात बताओ, टुकड़े हैं, तो ये टुकड़े हैं ना, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? एक कार्टिलेज, 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 सॉफ्ट कार्टिलेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये कार्टिलेज क्या करता होगा? गैस करो। ये कार्टिलेज शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। अब मैं चल रहा हूं, अब बताओ, टुकड़े के ऊपर टुकड़ा रब हुआ तो मेरे को दर्द होगी। अगर बीच में क्या डाल दिया है? कुशन, सॉफ्ट कुशन, तो अब ये एक दूसरे के ऊपर टकरा रहे हैं, तब इसको दर्द हो रही है? नहीं हो रही ना। अब मैं बैठूंगा तो ये टुकड़े एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जब फोर्स लगाएंगे तो मुझे दर्द होगी। पर बीच में क्या है यहाँ पर? जल्दी बताओ। कार्टिलेज, सॉफ्ट कुशन। याद करो न्यूटन का लॉ, टू इंक्रीज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स डिक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस, तो आपको महसूस ही नहीं होगा। तो ये कार्टिलेज भरा होता है किसके अंदर? इन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा? बोलो आज ये। तो क्या कह रहा है? इट एक्सटेंड फ्लेक्सिबल कॉलम कॉल्ड बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आप क्या कहते हो? स्पाइन, मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ क्या? स्मॉल बोन्स। क्या कहते हैं उन स्मॉल बोन्स को? वर्टिब्रे। तो ये क्या है मेरे बच्चों? बोलाओ, वर्टिब्रे। कितने वर्टिब्रे होते हैं? और इन वर्टिब्रे के बीच में क्या भरा होता है? कार्टिलेज। इट सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प्स द बॉडी टू स्टैंड अपराइट बिटवीन ईच वर्टिब्रा। ये देखो, वर्टिब्रा लिखना था, बिटवीन ईच वर्टिब्रा। वर्टिब्रा, वर्टिब्रे, सिंगुलर प्लूरल। समझ में आ गया आपको? वर्टिब्रा, वर्टिब्रे, सिंगुलर प्लूरल। तो ये वर्टिब्रे हो गए सारे। देयर इज अ कार्टिलेज डिस्क। क्या है इनके बीच में? ये रही कार्टिलेज डिस्क, कार्टिलेज डिस्क, विच एक्ट एज क्या? कुशन एंड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, सो कैन बी बेंड एंड ट्विस्ट विदाउट इंजरी एंड इंटरनल स्पाइनल कॉर्ड। समझ आ गया बच्चे? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्लियर है? स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन कहाँ से शुरू होती है? बोलो, हमारे स्कल से कहाँ तक चलती है? हमारे टेल बोन तक। पर ये सिंगल पीस नहीं होता, इसमें कई सारे पीसेस होते हैं। एक टुकड़े को क्या कहते हैं? वर्टिब्रा, और कई सारों को क्या कहते हैं? वर्टिब्रे, और उनके कॉलम को क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या भरा होता है? कार्टिलेज डिस्क। कार्टिलेज डिस्क क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट कराती है, विदाउट इंजरी हमारी बॉडी को मूव कराती है। आपने कई लोगों को सुना है जो कहते हैं मेरी स्पाइन में डिस्क में प्रॉब्लम होगी। सुना है आपने? कहते हैं ना कि लोग मेरी स्पाइन में डिस्क में प्रॉब्लम होगी। पता है क्या होता है? स्पाइन में डिस्क में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है? कई बार लोगों का बैड पोस्चर होता है। बैड पोस्चर होने की वजह से नीचे की तरफ, यहाँ की तरफ, L3 L4 की तरफ, इसमें पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4, नीचे की तरफ L3 L4 की तरफ। मान लो ये एक वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा है, तो बीच में जो कुशन होता है ना, ये कुशन, मैं कुशन को रंग अलग दे देता हूँ, वाइट कर देते हैं। ये कुशन जो होता है ना, ये वाला कुशन, ये कुशन ना बाहर की तरफ आ जाता है, ये ऐसे बाहर आ जाता है, ऐसे। ये बाहर आने की वजह से यहाँ से जो नसें जारी होती हैं, नर्व्स जारी होती हैं, उनको दबाने लगता है। जब ये इनको दबाने लगता है तो बॉडी के अंदर क्या उठता है? एक पेन। तो यही प्रॉब्लम आती है जिनके वर्टिब्रल कॉलम में दिक्कत होती है, जो कहते हैं मुझे स्पाइन में दिक्कत है, यानी कि उनकी स्पाइन में जो वर्टिब्रे हैं उनके बीच में जो कुशन है, सॉफ्ट कुशन, कार्टिलेज, वो क्या आना शुरू होता है? थोड़ा सा बाहर आने से एक तो बोन से बोन टकराएगी, और दूसरा वो जिसको नस को टच करेगा, जिस नर्वस सिस्टम के हिस्से को टच करेगा, जिन नर्व सेल को टच करेगा, उनमें क्या कर देगा? वो पेन। तो वो हिस्सा जिसको कंट्रोल कर रहा होगा उसको वहाँ पेन होने लगेगी। कई बार मुझको दर्द हो रही है, कई बार कोई कहता है मेरे राइट लेग में पेन है, सेंसेशन रहती है, कोई कहता है मेरे लेफ्ट लेग में पेन है, सेंसेशन रहती है, जिसको आप सियाटिका पेन कहते हैं।
तो ये वहीं से होती है बच्चों। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? तो हमें अपना क्या सही रखना चाहिए, जल्दी बताओ। पोस्चर सही होगा तो ये वर्टिब्रा अपनी इस पोजीशन पे रहेंगे, नहीं तो बुढ़ापे तक आते आते खराब हो जाते हैं। लॉजिक क्लियर है बच्चे आपको? तो दो तरह का पोस्चर खराब होता है। दो तरह के लोग कहेंगे यहाँ तो यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत क्यों हो रही है, जल्दी बताओ। आजकल ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है, ये वाले वर्टिब्रे में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? सारा दिन बच्चे, सारा दिन लोग, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे फ़ोन को ऐसे करके बैठे हुए हैं। अब तो फ़ोन को ऐसे करके बैठे हो तो मेरी गर्दन झुक गई तो यहाँ पे क्या होने लग गया, लोड। यहाँ पे लोड सारा दिन रहेगा तो मेरे इस हिस्से में क्या आ सकती है बच्चे, कंप्रेशन, यानी कि इस हिस्से के कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ सकती है, इस बोन में दिक्कत आ सकती है। तभी ज़्यादातर लोगों के आजकल कहाँ दर्द हो रही है, नेक में। और जो सारा दिन बेचारे बैठ के कंप्यूटर जॉब करते हैं, सारा दिन कंप्यूटर बैठ के लगे हुए हैं, या सारा दिन बैठ के ऑफिस जॉब कर रहे हैं, 10-10 घंटे बैठ रहे हैं ऑफिस की चेयर पे, तो उनकी लोअर स्पाइन में L3 L4 में दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से कुशन खराब होगा तो जिस नस को टच करेगा वहाँ पे पेन सेंसेशन करेगा। लॉजिक क्लियर हो गया बच्चे? वर्टिब्रल कॉलम क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखिए आगे इसमें बात आती है बच्चों हमारी रिब्स की। ये देखिए अब हमारी रिब्स केज आ गया। अब अपनी हाथ से टच करो, देखो आपको हड्डियाँ फील हो रही हैं, हड्डियाँ देखो, फील करो, ये हड्डियाँ फील हो रही हैं, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ लोअर तक आओ, ऐसे लोअर तक आओ, ऐसे होता रहेगा, ऐसे फील करो, हड्डियाँ टच हो रही हैं, ये फील हो रही हैं हड्डियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कितनी है ये, 12 हैं, 12 पेयर है। ये रिब केज है, ये आपके अंदर के लीवर को, हार्ट को बचा के रखा हुआ है, लंग्स को बचा के रखा हुआ है, सारी प्रोटेक्शन यही कर रहा है बच्चों आपकी। नहीं तो कभी कभी हमें कोई ऐसे मुक्का मार दे, मेरा हार्ट ख़राब हो सकता है, मैं गिर गया, छाती के बल गिर गया, मेरा हार्ट में इंजरी आ सकती है। तो कौन प्रोटेक्शन करता है मुझको, ये हमारा रिब केज। रिब केज में एक बात बताओ, अब मैं चल रहा हूँ, मैं जंप भी कर रहा हूँ, मेरा रिब केज क्यों नहीं ऊपर नीचे हो गया, मेरा रिब केज क्यों नहीं नीचे गिर गया? यानी कि मेरा रिब केज हमारी बॉडी की बोन से क्या हुआ होगा, जुड़ा होगा, नहीं जुड़ा होगा? तो हमारा रिब केज भी हमारी बोन से जुड़ा है, हाँ या ना? जुड़ा है। अब एक बात बताओ, हमारी एक बोन है हमारी पीछे, ये रही पीछे स्पाइनल कोड, और एक बोन हमारी ये होती है, ये ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ये सेंटर में होती है, फील कर सकते हो आप इसको, ये सेंटर में होती है, ये सेंटर में बोन होती है, यहाँ पे एक बोन होती है। ठीक है जी, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इस बोन को क्या कहते हैं, स्टर्नम। क्या कहते हैं? ये वाली बोन बिल्कुल सेंटर में होगी, इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम। और पीछे वाली बोन को क्या कहते हैं, बैक बोन या स्पाइनल कोड, वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारा ये रिब केज ना आगे से किससे जुड़ा है, स्टर्नम से, पीछे किससे जुड़ा है, स्पाइनल कोड से। ऐसे ये देखो, अब मान लो ये हमारी स्पाइनल कोड, ओहो स्पाइनल कोड एक तो होती नहीं ना, ये लो, ये हमारी क्या है, हमारी जल्दी बताओ, स्पाइनल कोड कितने टुकड़े होते हैं इसमें? 26, गिनने मत बैठ जाना, 26 मतलब अपने मान लें 26 हैं। अब ठीक हमारे आगे, अब इसके पीछे के आगे हमारा क्या होता है, जल्दी बताओ, स्टर्नम। बोलो, स्टर्नम को ऐसे बना दूं, ये स्टर्नम बना दूं, ये ग्रीन वाला हिस्सा कहाँ है, आगे, और वाइट वाला हिस्सा कहाँ है, जल्दी बोलो, पीछे। अब क्या होगा, हमारी कौन सी बोन आएंगी, जल्दी बोलो, ये देखो पीछे से चलेगी आगे, आपको बोन दिख गई बच्चे, ऐसे पीछे से चलेगी आगे, दिख गई बच्चों ये बोन, समझ आ गया? ये एक पेयर है, एक पेयर है, एक पेयर है मेरे बच्चों। ऐसे कितने पेयर होते हैं, 12। अब ये 12 में से जो पेयर होते हैं, पीछे वाला पेयर किससे जुड़ा होता है, स्पाइनल कोड से, और आगे वाला किससे जुड़ा होता है, स्टर्नम से। किससे, याद कर लोगे, आगे वाला किससे जुड़ा है, स्टर्नम, और पीछे वाला हिस्सा किससे जुड़ा है? तो आपसे पूछा जब हमारा रिब के हिलता क्यों नहीं है, तो आपने क्या कहना है, पीछे वाला हिस्सा बैकबोन से, स्पाइनल कोड से जुड़ा है, और आगे वाला हिस्सा स्टर्नम से जुड़ा। हमारी बिल्कुल ब्रेस्ट बोन कहते हैं इसको, छाती के बिल्कुल बीच में होती है, ब्रेस्ट बोन कहते हैं इसको, समझ में आ गया? ये हो गया हमारा स्टर्नम, ये हो गया हमारा स्पाइनल, और पीछे से ये पीछे से ऐसे आई, एक पेयर, समझ में आ गया? कितने पेयर हैं टोटल, 12। ऐसे 12, ऐसे एक डायग्राम देख रहे हो ना, ये लो, पीछे से लेके आगे तक ऐसे कितने पेयर बनाऊंगा मैं? अभी बताओ, कौन बताएगा कितने पेयर बना चुका हूँ? 4 या 2? 2 पेयर बने। ऐसे कितने पेयर होंगे? 12। ठीक है बच्चे, आ जाओ।
रिब्स, यू हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स? 12 पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे 26 होते हैं, ये 26 नहीं पूछेंगे आपसे क्योंकि लिखा नहीं है। आ जाओ। एंड टुगेदर दे फॉर्म अ रिब केज, द रिब केज एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव केज, हमारा प्रोटेक्टिव केज है टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, हमारे वाइटल ऑर्गन को बचाता है, जैसे हमारा दिल, लंग्स। कह रहे ये मूव कैसे करता है? द रिब्स आर अटैच टू द, ये देखो पूछेंगे ये, रिब्स अटैच टू द स्पाइन, कहां से? पीछे से। एंड टू द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन मतलब स्टर्नम, देखो स्टर्नम लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या लिख सकते हो? ब्रेस्ट बोन लिख सकते हो। इन द फ्रंट, तो पीछे से बैकबोन, आगे से स्टर्नम, टोटल पेयर 12। क्या काम है? प्रोटेक्शन, किसको? हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, सबको बचा रहा है। दे आर ज्वाइंट बाय फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। अब बताओ जैसे आगे जुड़ेंगे, जहां से आगे जुड़ेंगे, ये भी तो फ्लेक्सिबल होगा ना। आप बताओ फ्लेक्सिबल ना हो, देखो मैंने सांस लिया, मेरा रिब केज फूल गया, मैंने सांस छोड़ा, मेरा रिब केज सिकुड़ गया। एक बात बताओ, अगर ये फ्लेक्सिबल ना होते तो मेरी रिब केज का साइज एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था? तो ये बोन किससे जुड़ी होती है एंड में आके? फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या करता है? हमारी रिब केज को मूव, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से हम क्या ले पाते हैं? सांस। ठीक है बच्चे? दिस फ्लेक्सिबिलिटी allow the rib cage to expand and contract during breathing. This movement increases and decreases space in the chest, allowing them air to move in out of the lung. याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी फंक्शन। चले आगे, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ हम कर चुके हैं बच्चों, बताओगे कौन कौन से कर लिए हमने? 1 कर लिया, 1 कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 नहीं किया? कर लिया? नहीं किया? आ जाओ 3 देखिए। Why are epithelial tissue that line animal internal organ usually one of few or thick cell? कह रहे एपिथेलियल जो होते हैं बड़े पतले क्यों होते हैं? इतने पतले इसलिए होते हैं ताकि क्विक एक्सचेंज क्या हो सके मटेरियल का। आप एक बात बताओ, हमारी रिब्स में, हमारे लंग्स में, एल्वुलाई में जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो अगर मोटा हो तो क्या गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं सांस लेने के दौरान? नहीं हो सकते ना। तो पतले क्यों होते हैं? ताकि क्या एक्सचेंज होने में हेल्प हो? गैसेस और मटेरियल एक्सचेंज होने में हेल्प हो। आ जाइए। यू कैन परफॉर्म दीज 2 जंप्स, स्ट्रेट लेग जंप्स कीप्स द नी एंड एंकल स्टिफ, नॉर्मल जंप बेंड नी एंड एंकल नेचुरली। हाउ डिड योर एंकल नी हिप पोजिशन डिफर्स बिटवीन दीज 2 जंप्स? मतलब इन जंप्स की डिफरेंट पोजीशन मांग रहा है, इन जॉइंट्स के बारे में बात करनी है आपने। समझ आगे बात जी? आ जाओ। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नी एंड एंकल? नी और एंकल को बेंड करते हो, अभी तो बताया कौन सा सॉकेट? हिंज जॉइंट। असर्शन रीजन, ये तो पता ही होते ना क्या है, नहीं पता तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। देखिए जी क्या कह रहा है। असर्शन, एपिथेलियल इज वेल सूटेड फॉर गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स। अभी तो बताया एपिथेलियल टिश्यू हमारी लंग्स में होता है ताकि क्या हो सके? गैसेस का एक्सचेंज। सही बात है गलत बात है? सही बात है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ टॉल सेल दैट स्लो डाउन द डिफ्यूजन। कह रहा है इसमें कई सारे सेल की लेयर होती है। अरे नहीं, अभी तो बताया सिंगल लेयर होती है ताकि गैसेस का एक्सचेंज क्या हो सके? फास्ट हो सके। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। कौन सी ऑप्शन होती है? सी, 3rd। नेक्स्ट, कार्डियक मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग। कह रहा है हमारी कार्डियक मसल बिना थके काम कर सकते हैं। सही कह रहे गलत कह रहा है? सही कह रहा है। कार्डियक मसल सेल हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अबंडेंट ब्लड सप्लाई। कह रहे हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं और ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। सही कह रहे गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। पर ये इसका रीजन सही होगा? बताओ। बिना थके काम करते हैं, सही है। कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, भी सही है।
तो रीज़न सही है गलत है? बताओ। रीज़न नहीं है, बातें सही हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। उनकी तो मसल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो बिना थके उनसे काम करवा लेती है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा तभी तो बिना थके काम करेंगे। वैसे रीज़न सही है, वो रीज़न भी सही है। वो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तभी तो काम कर रहे हैं बिना थके, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है आपको? एनर्जी देता है। आ जाइए, असर्शन देखिए सी। कह रहे टेंडन कनेक्ट बोन टू बोन। है टेंडन बोन टू बोन, मसल टू बोन, TMB बताया था। ये गलत हो गया ना, असर्शन गलत हो गया, फिर पढ़ो ही मत। फिर तो एक ही ऑप्शन होती है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ये खुद ट्राई करना बच्चों। इसमें क्या करना है पता है आपको? हिंट दे देता हूँ। आपने इस क्वेश्चन में एज ऑफ ट्री को इस क्वेश्चन में क्या करना बच्चों? एज ऑफ ट्री को यहां लगाना, एज को 5, 10, 20, 5, 10, 20, 25, 30, 40, और फिर डायमीटर ऑफ ब्रेस्ट हाइट ऑफ ट्री, उसकी हाइट को प्लॉट करना। ठीक है, जैसे जैसे हाइट को प्लॉट करोगे ना, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा। फिर नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स को प्लॉट करना, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स को, फिर वो भी प्लॉट करना। 2 ग्राफ बना लेना, एक ग्राफ लाल पेन से बना लेना, एक ग्राफ नीले पेन से। 2 अलग अलग पेन हो जाएंगे। तो मान लो आपने ग्रीन पेन से बनाया ये, और आपने रेड पेन से बनाया ये, ऐसे बनाया। तो एक लाल पेन से बना देना और एक ग्राफ किससे बना देना, और उसको कंपेयर करना है। अच्छा बताओ, डायमीटर और एनुअल रिंग्स को कौन कंट्रोल करता है? कौन सा टिश्यू कंट्रोल करता है? एपिकल, लेटरल और एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, कौन सा कंट्रोल करता है इनको? लेटरल। तो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में डायमीटर तेज बढ़ेगा, बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये भी आप असेसमेंट कर सकते हो कि स्टार्टिंग में डायमीटर तेज बढ़ता है, बाद में धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है। तो इसको अपने आप ट्राई करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया था बच्चों मैंने, ये तो हो गया था, 8 तो हो गया था। नाइन्थ करा दिया था मेरा से, 9th भी करा दिया था मैंने, चेक कराओ। 9th हो गया था ना, मैंने बताया था वो ट्री बड़े तेज फ्लेक्सिबिलिटी से बेंड करते हैं, तो जो टिश्यू होता है उसके लिए हमने रिस्पॉन्सिबल बात करी थी। नेक्स्ट, सोहन डिज़ाइन एक एक्सपेरिमेंट फॉर द रीजनरेशन ऑफ द शुगर केन। कह रहा है सोहन ने एक्सपेरिमेंट किया गन्ने को दोबारा से उगाने का, गन्ने को रीजनरेट करने का दोबारा से। ही यूज 2 टाइप्स ऑफ कटिंग, A एंड B। एक उसने लिया A, एक उसने लिया B। समझ आ रहे जी? आफ्टर फ्यू वीक्स टाइप B कटिंग स्प्राउटेड एंड डेवलप इनटू शुगर केन। कह रहे जो B है ना, कह रहे जो B है, कह रहे B उगना शुरू हो गया, स्प्राउट करना शुरू हो गया, एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। वेरस टाइप A नहीं कर पाया। पता है क्यों? दिखाता हूँ। हो सकता है आपको मेरे इस डायग्राम में ना दिखे, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। जिसके पास किताब खुली है किताब से दिख सकता है। देखो ये गन्ने का ना अंदर का हिस्सा, आप गन्ने को ध्यान से देखेंगे ना, कभी आपने गन्ना देखा ध्यान से? गन्ना जब जाता है ना, गन्ना ऐसे जाता है, ऐसे, फिर एक नोड होती 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 है। गन्ने में ना ऐसी नोड्स होते हैं। ठीक है बच्चे?